हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 30 जून 2026, ट्यूसडे का दिन। और इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आज के बेसिक्सली 3 आर्टिकल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग सी सेट अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं 2027 के प्रीलिम्स के लिए, तो 5 जुलाई 2026 से हमारा बैच जो है वो शुरू हो रहा है। सिर्फ 1799 में ये बैच आपको मिल रहा है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी या डाउट आपको होता है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इन आर्टिकल्स को देखते हैं। ये आज का हालांकि न्यूज़पेपर है। तो आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ये दिया गया है कि दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी जो है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो पॉलिसी है 2.0, उसको यहाँ पर दिल्ली सरकार की जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है। 1 जुलाई 2026 से ये पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएगी। और इसमें ये कहा गया है कि 2028 के बाद, यानी कि 31 मार्च 2028 के बाद जितने भी दिल्ली में टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन होंगे, है ना, चाहे वो स्कूटर्स होंगे चाहे मोटरसाइकिल्स होंगे, जो भी हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिक होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब पेट्रोल से चलने वाले या सीएनजी से चलने वाले टू व्हीलर्स को बिल्कुल भी अप्रूवल यहाँ पर अब नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात है 31 मार्च 2028 के बाद से। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 28 है ना, 2028-29 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तब से ये बात बोली जा रही है। ठीक है ना, आई होप आप बात समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर बीच में सच कोई और आर्टिकल्स नहीं है खास। सीधे हम लोग एक्सप्लेन पेज पर ही चलते हैं और वहाँ के जो 2-3 आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। हालांकि ये वाला आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड बातें मैं कुछ दिनों पहले भी आपके साथ कर चुका हूँ कि यूरोप में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है ना, यूरोप के जो हीट वेव हो रही है उसके पीछे मेन रीज़न या मुख्य कल्प्रिट कौन है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये बात अब यहाँ पर कंफर्म हो गई है। कुछ स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि यूरोप में जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसके पीछे जो मुख्य कारण है, जो मेन रीज़न है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखो यहाँ पर यही बात लिखी है कि नई स्टडी से ये चीज़ कंफर्म हुई है। हालांकि ये बात लग तो पहले भी रही थी, ऑलरेडी एविडेंट थी, लेकिन अब इस नई स्टडी से ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि क्लाइमेट चेंज इज़ बिहाइंड द स्कॉर्चिंग हीट इन लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप राइट नाउ। कि यूरोप के अभी ज़्यादातर हिस्सों में जो बहुत तेज़, है ना, जो बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट हो रही है, जो चुभती जलती गर्मी हो रही है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन। ठीक है, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जो एग्जामिन करते हैं द कॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि पूरे दुनिया में जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे ये जो हीट वेव्स वगैरह है, ये भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। तो ये उसके कारणों का, उसके कॉज को एग्जामिन करते हैं कि ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्यों हो रहे हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, दैट इज वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन। इन्होंने ये पाया है कि द क्लाइमेट चेंज टू बी अनइक्विवोकली टू ब्लेम फॉर द यूरोपियन हीट वेव। ठीक है, कि यूरोप में जो इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जो हीट वेव की कंडीशंस बनी हुई है, उसके पीछे एकमात्र जिस चीज़ को ब्लेम किया जा सकता है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसी हीट वेव मैंने आपको बताया कि कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर रिसेंट डेज में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है जो अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और डब्ल्यू का ये कहना है कि दिस वाज द मोस्ट सीवियर हीट वेव एवर रिकॉर्डेड इन यूरोप। कि यूरोप में इतनी ज़्यादा हीट वेव या इतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो आज तक कभी नहीं पड़ी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी एक्स की एक पोस्ट पर ये लिखा है कि यूरोप जो है वो फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ है ना। ये मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी जो आर्टिकल डिस्कस किया था वहाँ पर भी बताया था कि पूरी दुनिया में जितनी हीटिंग हो रही है, यूरोप इस उसके ट्वाइस, यानी कि उसके दुगनी तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यूरोप इज़ द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ एट प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद 21 जून से, यानी कि लगभग एक हफ्ते पहले से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स बना हुआ है उसमें 1300 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो इसमें हो चुकी हैं। ठीक है, और ये पिछले 5 सालों में तीसरा ऐसा इंसिडेंस है कि जब यूरोप में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। ठीक है, इस तरीके के सीन्स या इस तरीके के इंस्टेंसेस जो हैं वो 2022 और 2023 में भी देखे गए थे। ठीक है, और ये माना जा रहा है कि इन 2 सालों में जो ये एक्सट्रीम हीट रही है 2022 और 23 में,
उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं, ठीक है, गर्मी की वजह से। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो करंट एपिसोड चल रहा है, मतलब जो एक्सट्रीम हीट अब इतनी ज़्यादा हो रही है, ये आने वाले समय में यानी कि आने वाले वीकेंड के आसपास थोड़ा सा कम हो जाएगी। लेकिन यूरोप की जो ऑर्डील ऑर्डील का मतलब है जो उनकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो जून हैज़ नॉट बीन दी हॉटेस्ट मंथ ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप में जिस महीने में आमतौर पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो महीना जून का नहीं है, ठीक है। वो महीना कौन सा है? जुलाई का। तो जब जून के महीना, जो कि हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकल तौर पर सबसे गर्म महीना उनका नहीं है, तब वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है। तो जुलाई जो उनका गर्म महीना माना जाता है, सबसे गर्म महीना माना जाता है, तो उसमें क्या होगा, ठीक है। एक तो ये कारण, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो अभी पैसिफिक ओशन में एल नीनो फिनोमेना डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो भी जुलाई आते आते और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए आने वाले समय में, हालांकि अभी ये बताया गया है कि ओवर द वीकेंड ये जो गर्मी है, एक्सट्रीम हीट है, ये थोड़ा सा कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जुलाई का महीना आएगा, कल से जुलाई का महीना लगेगा, तो उसके बाद से फ्रेश हीट वेव के स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले हफ्तों में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये WWE की स्टडी है, इन्होंने कैटेगरिकल इन असाइनिंग द कॉज ऑफ दिस हीट वेव, ठीक है, मतलब उन्होंने ये बात साफ बताई है कि इस हीट वेव के पीछे कारण क्या है। उनका ये कहना है कि एल नीनो की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एल नीनो तो अभी अपने मतलब अभी तो स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी वो अपने पीक पर डेवलप हुआ ही नहीं है, ठीक है। और एनी अदर रीज़न बट क्लाइमेट चेंज, उनका कहना है कि एल नीनो इसका कारण नहीं है, कोई और भी इसका कारण नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप वैसे समझिए, ये इसलिए इशू जो है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब क्या हो जाता है, सीवियर इशू हो जाता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए एल नीनो की वजह से ऐसा हो रहा होता, तो एल नीनो तो हर साल होता नहीं है ना, लगभग 3-4 साल के बाद आपको एक बार एल नीनो का इवेंट देखने को मिलता है। तो अगर एल नीनो की वजह से ऐसा हो रहा होता, या कोई और ऐसा इवेंट जो टेम्पोरल इवेंट था, है ना, कि जो कभी कभार 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक बार होता है, अगर उसकी वजह से ये एक्सट्रीम हीट वेव हो रही होती, तो समझ सकते थे कि चलो ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कि हर 4-5 साल में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, तो ये तो हर साल जो है वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये जो इशू है ये हर साल बढ़ता जाएगा, है ना। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। और इनका यही कहना है कि अभी जो टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स हैं, उसने ज़्यादातर ऐसे रिकॉर्ड जो 1976 1976 में बने थे उनको तोड़ दिया है, ठीक है। अब 1976 इन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब इस रीजन में अनयूजुअली हॉट समर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिली थी, ठीक है। अब इस सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यूरोप में पहली बार जो हीट वेव की इंसिडेंस देखे थे इस सेंचुरी में, वो थे 2003 में, 2003 में। द स्टडी सेड दैट हीट वेव्स वाज नथिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट द रीजन इज विटनेसिंग नाउ। और इनका ये कहना है कि उस समय जो हीट वेव्स आई थी, मतलब उस समय जो हीट वेव एक्सपीरियंस की गई थी, उसके कंपैरिजन में अभी वाली तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। द रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द नाइट आर ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर लाइकली टुडे देन दे वर इन 2003, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने गलत बताया आपको, इसको ध्यान से देखेंगे। स्टडी में ये कहा गया है कि द हीट वेव वाज नथिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट द रीजन इज विटनेसिंग नाउ, कि यानी कि 2003 में जो हीट वेव एक्सपीरियंस की गई थी वो आज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी, यानी कि आज बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसीलिए इनका ये कहना है कि द रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द नाइट आर ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर लाइकली टुडे देन देवर इन 2003, यानी कि 2003 में, ठीक है, जितने टेम्परेचर्स थे, मतलब जितना ऐसा था कि रात का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसकी चांसेस आज जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 100 गुना ज़्यादा है कि वो टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड था रात के टेम्परेचर्स का, वो इस साल ज़रूर टूटेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो डे टाइम का पीक टेम्परेचर्स है ऑब्जर्व ड्यूरिंग द करंट स्पेल आर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर लाइकली, ठीक है, कि जो मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि 10 गुना टेम्परेचर बढ़ जाएगा या 100 गुना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड टूटने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। पिछले बार से 100 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार के रात का जो टेम्परेचर हुआ करता था वो उसका रिकॉर्ड टूटेगा, और दिन के टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड टूटने के जो चांसेस हैं वो 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि अगर हम यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ दें
तो वहाँ का जो डे टाइम टेम्परेचर है, यानी कि जो दिन के समय का टेम्परेचर है, वो जून के महीने में लगभग 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और रात के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो लगभग 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एरियाज़ में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 10 से 15 डिग्री ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि 10 से 15 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब मोर देन नॉर्मल। अगर नॉर्मल कहीं पर 20 डिग्री होता है तो वहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं कि 30 से 35 के बीच में है। तो जिन लोगों को 20 डिग्री के टेम्परेचर की आदत है, अगर उस एरिया में टेम्परेचर 30-35 पहुँच जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनईजीनेस हो जाएगा उसमें, है ना। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो मई के महीने में भी रही है, व्हेन एन अर्ली हीट वेव हैड प्रिवेल्ड इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में अर्ली हीट वेव जो है वो मई के महीने में भी रही है। द एनालिसिस फाउंड दैट द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फेज हैड नो रोल इन ड्राइविंग द हीट इन दिस स्पेल। ठीक है, यह बात यहाँ पर इन्होंने फिर से कही है कि इस गर्मी जो पड़ रही है इसमें एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का कोई भी, मतलब एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन के दो फेज होते हैं। वट वन इज़ योर एल नीनो एंड द अदर वन इज़ लानीना, द वार्म फेज एंड द कूलिंग फेज। ठीक है, इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो इंडियन मानसून को लेकर आर्टिकल आया था वहाँ पर भी ये बात मेंशन की गई थी। ठीक है, कि मानसून इस बार कम होने वाला है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न बताया गया था वो एल नीनो नहीं था। क्योंकि वही बात है कि एल नीनो जो है वो अभी अपने पीक पर नहीं है ना, अराउंड जुलाई के आसपास वो होगा। तो इसको लेकर मैं एक कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं एक बढ़िया सा वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द लेके आऊँगा, है ना। अब यहाँ पर हमें पता ही है कि एनसो जो है वो एक ओशन और एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन है ओवर द पैसिफिक ओशन रीजन। ठीक है, एल नीनो इज द वन ऑफ द टू फेजेस ऑफ एनसो एंड इज नोन टू हैव वार्मिंग इफेक्ट ऑन द प्लेनेट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एनसो जो होता है दैट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो उसका एक फेज है, वार्मिंग फेज है, जिसकी वजह से पूरे प्लेनेट पर वार्मिंग इफेक्ट आता है। और इसका जो दूसरा या अपोजिट फेज है दैट इज ला नीना, इससे टेम्परेचर्स कम होते हैं या ये कूलिंग इफेक्ट लेके आता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल है कि वाई एक्यूरेट एट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। एट्रीब्यूशन का मतलब है कि मतलब किसी चीज़ के पीछे आप कोई कारण बता रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि यूरोप में जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसके पीछे कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को उन्होंने एट्रीब्यूट किया, तो एक्यूरेट एट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, दो द इंटेंसिटी ऑफ दिस particular spell of European heat wave and the trend over the last few years had made the imprint of climate change fairly clear, scientists are usually wary of linking any individual extreme weather event to climate change without any attribution study like this one. ठीक है, हालांकि वही कह रहे हैं कि जो पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ ईयर्स में जो यूरोपियन हीट वेव रही है, ठीक है, उसका जिस तरीके का ट्रेंड रहा है उससे ये बात लग तो रही थी, साइंटिस्ट भी इस बात को फील कर रहे थे कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज ही कारण है ना। बट साइंटिस्ट जो हैं वो थोड़ा सा मतलब एक कॉशन लेके चलते हैं कि किसी भी इस तरीके के एक्सट्रीम इवेंट को वो क्लाइमेट चेंज से तब तक नहीं लिंक करते जब तक इस तरीके की कोई एट्रीब्यूशन स्टडी नहीं होती है। ठीक है, क्लाइमेट एट्रीब्यूशन साइंस, अब यहाँ पर क्लाइमेट एट्रीब्यूशन साइंस क्या है, देखिए, इज अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन डेवलप्ड जस्ट ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। ये एक नया डिसिप्लिन है, पिछले 2 दशकों में ही डेवलप हुआ है। एंड इट ट्राइज टू एग्जामिन द लाइकलीहुड ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सट्रीम इवेंट हैपनिंग इफ क्लाइमेट चेंज वर नॉट टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो ये इस बात की लाइकलीहुड को एग्जामिन करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट है ना, वो होता या नहीं होता या कितना होता अगर क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ होता तो। ठीक है, उस चीज़ को स्टडी करते हैं उसमें वो। अर्लियर इट यूज टू टेक साइंटिस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स इवन ईयर्स टू मेक दिस असेसमेंट। पहले से जब इस तरीके की स्टडीज़ नहीं होती थी तो साइंटिस्ट को कुछ महीने या कुछ वर्षों तक का समय लग जाता था इस तरीके का असेसमेंट करने में। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में जो WWA के जो एफर्ट्स रहे हैं उससे मच फास्टर असेसमेंट जो है वो पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब इवेंट चल रहा हो, जैसे अभी का जो इवेंट है हीट वेव वहाँ पर चल रही है, लेकिन उस दौरान भी इन्होंने इस चीज़ को जो है वो लिंक कर दिया है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूशन साइंस सीक्स टू रिमूव एम्बिग्विटी एंड डिटरमाइन द एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज इन कॉजिंग मेजर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, इसमें यह भी होता है कि किसी भी तरीके की कोई एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन नहीं रहता, उसको रिमूव कर लिया जाता है पूरी तरीके से, है ना। और ये बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस हद तक, ठीक है, किस एक्सटेंट तक रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के मेजर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के पीछे। पिछले कुछ सालों में इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सेवरल इवेंट्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है वो कई सारे
इवेंट्स के या कई सारे इवेंट्स का जो है वो क्या है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। Besides preparing scientific evidence, this exercise is also aimed at forcing policymakers and decision makers to act more rapidly on climate change. ठीक है, मतलब साइंटिफिक एविडेंस प्रिपेयर तो वो कर ही रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट है तो उसके पीछे क्या कारण है, अगर क्लाइमेट चेंज है तो कितने हद तक, कितने एक्सटेंट तक वो रिस्पॉन्सिबल है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन इस एक्सरसाइज से एक और फायदा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर उतनी तेज़ी से, उतने रैपिडली जो है वो काम कर सकते हैं, अगर उनको ये चीज़ें पता होंगी तो। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा है कि जो साइंटिफिक एविडेंस है क्लाइमेट चेंज को लेकर वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूमिनस है, ठीक है, बहुत बड़ा है और कंपेलिंग है। स्टिल क्लाइमेट चेंज सीम्स टू हैव ड्रॉप्ड अ फ्यू नॉचेस डाउन इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल प्रायोरिटीज। ठीक है, मतलब ये चीज़ें हमें पता लग रही हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना, मतलब चीज़ों के पीछे, कितना इस तरीके के जो इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर भी अगर हम ग्लोबल प्रायोरिटीज़ में की लिस्ट में बात करें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ख़ासकर जब से ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2024 में, है ना, 2025 में सॉरी, अपना जो ये कार्यकाल संभाला है उसके बाद से, ठीक है, जो रिसेंट G7 की मीटिंग हुई अभी फ्रांस में, वहाँ पर क्लाइमेट रिलेटेड एजेंडा कुछ भी नहीं था, कोई क्लाइमेट रिलेटेड कोई बातचीत वहाँ पर नहीं हुई, है ना। पिछले मतलब कुछ साल पहले तक क्या होता था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स होता था इस तरीके के इंटरनेशनल मीटिंग्स में। ठीक है, जहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, जहाँ पर दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स मिलते थे, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज एक मुख्य, आप कह सकते हैं कि एजेंडा होता था। लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट का यहाँ पर ये कहना है, साइंटिस्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अभी भी समय है कि अगर जो देश हैं वो रैपिड एक्शन लें और प्रयास करें, ठीक है, अटेम्प्ट करें कि जो पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स हैं, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें जो है वो कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स अपने ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर को रखना है, तो उसको किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी भी समय है कि आप रैपिड एक्शन लेके, है ना, ये प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह लिखा गया है कि अब देशों की सरकारों ने इस टारगेट को एक तरीके से छोड़ दिया है। ठीक है, उनके लिए ये लग रहा है कि ये टारगेट को अचीव करना ऑलरेडी बियॉन्ड आवर रीच हो चुका है, कि इसको अब हम अचीव नहीं कर सकते। और या फिर उनका ये मानना है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा ग्लोबल स्केल पर, वो इतना ज़्यादा होगा कि वो ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही रियलिस्टिक है। ठीक है, इसलिए उन्होंने उस टारगेट को अब एक तरीके से छोड़ ही दिया है पूरा, ऑल टुगेदर। Countries seem to have decided to let climate change play itself out and do their best to deal with the impact and adapt to it. ठीक है, अब यहाँ पर यही लिखा जा रहा है कि कंट्रीज़ ये मान चुकी हैं कि क्लाइमेट चेंज को अब हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको होने दें, बस ये प्रयास करें कि हम उसके इम्पैक्ट से डील कर सकें और अडेप्ट कर सकें। ठीक है, आज स्ट्रेटजी साइंटिस्ट रूटीनली वॉर्न अगेंस्ट, और इसके अगेंस्ट, मतलब इस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट साइंटिस्ट जो है वो वॉर्न करते रहे हैं, क्योंकि अडेप्टेशन की अपनी लिमिट्स होती हैं। ठीक है, अडेप्टेशन जो है वो किसी भी चीज़ को मेंटेन करता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अडेप्टेशन से, है ना। बट ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज हैज़ कंटिन्यूड टू वोफुली लैग बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जितनी तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में हमारे जो ग्लोबल एक्शन है क्लाइमेट चेंज को लेकर वो बहुत पीछे हैं। ठीक है, जिस तरीके के इवेंट अभी हम ये यूरोप में हीट वेव देख रहे हैं, आने वाले समय में इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी भी उनकी बढ़ेगी और उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। वही बात मैंने जो आपको शुरुआत में बताई कि अगर इस तरीके के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, अगर वो किसी और वजह से हो रहे होते, जैसे उनके पीछे कोई और फिनोमेना होता, है ना, कोई और क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमेना होता, जैसे एलनीनो वगैरह है, अगर वो होता तो वो उतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि वो इवेंट्स रेगुलर नहीं है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, मतलब पूरी दुनिया में इसका कोई अब मतलब ध्यान देने वाला नहीं है इस तरफ, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, तो ये जो इवेंट्स हैं ये आने वाले सालों में बढ़ेंगे। ठीक है, यू कैन नॉट कंट्रोल देम। अगर आप इंडिया की भी बात करें तो इस साल आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी, मतलब या आप पिछले कुछ सालों से अगर बात करें तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि साल दर साल, है ना, ईयर बाय ईयर जो टेम्परेचर्स हैं यहाँ पर गर्मियों में भी वो बढ़ रहे हैं, विंटर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। ठीक है ना, मतलब मैं ऐसे एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर विंटर्स पड़ते हैं। नॉर्थ की अगर मैं बात कर लूँ खासकर, तो विंटर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा विंटर्स नहीं हो रही है ना।
तो ये इवेंट्स जो हैं ये अब आगे आने वाले समय में इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है ना, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि वाई मोर मेडिसिन विल नाउ हैव QR कोड्स ऑन देयर पैकेट्स। ठीक है, ज़्यादातर दवाइयों में आपके पैकेट्स में अब आपको QR कोड देखने को मिलेगा। ये क्यों किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर सेंटर ने इस चीज़ को मैंडेट किया है कि सारी की सारी वैक्सीन्स, एंटी माइक्रोबियल्स, नारकोटिक्स, एडिक्टिव ड्रग्स और एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं उनमें बार कोड या QR कोड होगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि उसके हर वायल को या जो ब्लिस्टर पैक होता है, ब्लिस्टर पैक मतलब जो दवाई का आप एक पैक लेके आते हैं ना, पत्ता जिसको बोलते हैं, दवाई का पत्ता वो। ठीक है, वायल का मतलब जो दवाइयाँ आपकी जैसे इंजेक्शंस वगैरह आते हैं छोटी, उसके जो लिक्विड आता है ना उसको वायल बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, उनको ट्रैक करने के लिए बार कोड या QR कोड उसमें होगा। ये जो ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म है ये रेगुलेटर्स को और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स को ये अलाउ करेगा कि वो हर यूनिट की, एवरी यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट की एंटायर जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल स्टोर तक कि कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर उसकी सप्लाई चेन में वो कहाँ कहाँ गया, वो सारी चीज़ ट्रैक हो सकती है। किस रिटेल स्टोर में गया वो सब भी ट्रैक हो सकता है। ठीक है, ये अभी लगभग 300 से ज़्यादा जो टॉप ब्रांड ऑफ ड्रग्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ ऑलरेडी एप्लीकेबल है। जैसे कि जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की टैबलेट आती है एसिलॉक, या फिर कुछ फीवर की मेडिसिन आती है कैलपॉल, उनके ऊपर ये चीज़ ऑलरेडी एप्लीकेबल है। लेकिन अब और ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो 2 फेजेज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगले 2 सालों में, यानी कि जुलाई 2027 तक इसको शुरू किया जाएगा फॉर वैक्सीन्स, नारकोटिक्स एंड एंटी कैंसर ड्रग्स, और जुलाई 2028 तक जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। अब ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो कैसे मदद करेगा, देखो, इन एडिशन टू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द पर्टिकुलर ब्लिस्टर पैक और वायल, द QR कोड और बार कोड ऑल्सो हैज़ टू कैरी द ब्रांड नेम एंड जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। ठीक है, मतलब हर बार कोड में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, एक तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा उस पर्टिकुलर ब्लिस्टर पैक का या वायल का, उसके साथ साथ उसमें दवाई का जो ब्रांड नेम है वो, जो जेनरिक नेम है वो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर का नेम और एड्रेस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। ये QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं मार्केट में, जो दवाइयाँ मिलती हैं उनमें ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके पैक के ऊपर। लेकिन जो QR कोड बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम है वो रिक्वायर्स द मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स टू लॉग दीज प्रोडक्ट्स ऑन ए स्पेशलाइज्ड ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म। लेकिन अब होगा क्या कि इस तरीके के जो ये QR कोड का सिस्टम बना रहे हैं, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी कि जो दवाई बना रहा है, ठीक है, जो होलसेलर हैं, जो थोक विक्रेता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हर प्रोडक्ट की, वो एक प्लेटफॉर्म होगा उसमें लोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब उसमें ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ेंगी, एंटर करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म से फ़ायदा क्या होगा कि काउंटर फीटिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, मतलब नकली दवाइयाँ जो है वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी AI का इस्तेमाल करके इस तरीके के कोड्स बना सकते हैं विच आर सिमिलर टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट। लेकिन अब हर कोड में क्या है कि एक, मतलब हर उसमें बार कोड वगैरह में एक यूनिक नंबर, एक यूनिक कोड होगा, तो इसलिए वो चीज़ उतनी ज़्यादा आसान भी नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद ये लिखा है कि इवन यूजिंग द ओरिजिनल पैकेजिंग टू रिफिल एंड सेल काउंटरफीट ड्रग इज नॉट लाइकली टू वर्क। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आपने ओरिजिनल पैक को ले लिया और उसमें आपने जो काउंटरफीट ड्रग है यानी कि जो नकली दवाई है उसको रिफिल करके आप दोबारा बेचने लगे, क्योंकि ये चीज़ काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक बार जो ड्रग है, क्योंकि जो ड्रग की पैकेजिंग है उसमें वो नंबर वगैरह होगा। ठीक है, तो वो नंबर वगैरह जो है वो आपका एक बार अगर उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो गया तो वो सेम नंबर तो दोबारा रजिस्टर हो नहीं सकता। और मान लीजिए कि जैसे कोई कोई भी, मतलब जैसे रिटेलर ही है, वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को एंटर कर रहा है। ठीक है, तो उसने कर दिया पहली बार में एंटर, मतलब पहली बार मान लीजिए वो पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, उसमें ये एंट्री होगी। अब मान लीजिए किसी के पास दोबारा कोई दवाई आती है, वो ये रिफिल करी हुई है, काउंटरफीट ड्रग है उसमें, तो उसमें जो नंबर होगा वो दोबारा जब उसको सिस्टम पे एंटर करेगा तो सिस्टम उस नंबर को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता देगा। तो इससे पता लग जाएगा कि ये दवाई जो है, या ये जो पैकेट सामने आया है, इसकी दवाई ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। तो तब समझ में आ जाएगा कि ये काउंटरफीट ड्रग है। तो ये एक अच्छा स्टेप है जिससे काउंटरफीटिंग ऑफ ड्रग्स को रोका जा सकता है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ये जो इन्हेंस्ड ट्रेसेबिलिटी का मैकेनिज्म है, इससे क्या होगा कि मेडिसिन को आप वेरियस स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन और में आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि इम्प्रूव्ड ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन रहेगा। ठीक है, द मेजर इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड सपोर्ट एफर्ट्स टू कर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस मेडिसिन इन द मार्केट। ठीक है, इससे एक तो जो रेगुलेशंस हैं, है ना, रेगुलेशंस के ऊपर नज़र रखने हैं वो मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा, और साथ ही साथ जो स्पूरियस मेडिसिन हैं, यानी कि वही जो फेक ड्रग्स वगैरह हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि वाई इज़ इट नीडेड। इसका जो मेन मकसद है वो यही है, टू प्रिवेंट काउंटरफीटिंग। ठीक है, कि नकली दवाइयों को रोकना, ये इसका मेन एम है। अ ड्रग कैन बी काउंटरफीटेड बाय आइदर रिलीजिंग प्रोडक्ट्स विद नो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द मार्केट इनटू द मार्केट और डाइल्यूटिंग अ ड्रग टू इंक्रीज द क्वांटिटीज फॉर सेल। अब किसी भी दवाई को काउंटरफीट कैसे किया जा सकता है? हर दवाई के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई दवाई जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं, वो काउंटरफीट ड्रग हो जाएगी। या फिर ड्रग को आपने इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया ताकि आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो उस वो भी एक तरीके से काउंटरफीट ड्रग ही है। अगर उस तरीके की दवाई को आप कंज्यूम करते हैं तो आप जिस बीमारी के लिए उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो बीमारी ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, है ना। द ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म कैन हेल्प रेगुलेटर्स आइडेंटिफाई whether a product was contaminated at the source at the manufacturing plant of a company or was tampered with। तो इस ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म से ये पता लगाया जा सकता है, रेगुलेटर्स ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कंटेमिनेटेड है तो वो कहाँ पर कंटेमिनेट हुआ है, सोर्स पे हुआ है ना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ द कंपनी पे हुआ है, या उसके साथ कोई छिड़खानी की गई है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग एवरी सिंगल यूनिट ऑल्सो मीन्स दैट रेगुलेटर्स एंड कंपनीज नो एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट इन केस देयर इज अ रिकॉल। ठीक है, और ये भी एक फ़ायदा है इस ट्रैकिंग का, एक और फ़ायदा ये भी है कि रेगुलेटर्स और जो कंपनीज़ हैं उनको एग्जैक्टली ये पता रहेगा कि अगर मान लीजिए कभी रिकॉल होता है, रिकॉल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दवाई का कोई बैच है ना, वो मार्केट में आ गया लेकिन वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो जब आप उन दवाइयों को वापस मंगाते हैं मार्केट से, जैसे रिटेलर्स के पास वो दवाइयाँ हैं तो उसको वापस अगर कंपनी मंगाती है तो फिर वो पता रहेगा कि ये वाली दवाई जो है वो किस रिटेलर के पास है ना, तो आप उससे पर्टिकुलर बैच नंबर से उसको वापस मंगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि इफ़ देयर इज़ अ डिले इन लॉगिंग द जेन्युइन प्रोडक्ट एंड अ काउंटरफीट गेट्स लॉग्ड इनटू द सिस्टम, द जेन्युइन ड्रग माइट कम अक्रॉस एज काउंटरफीट। है ना, यानी कि मान लीजिए कोई एक दवाई है, दवाई का पत्ता है वो बिक गया, लेकिन उसको सिस्टम पर अगर एंटर नहीं किया गया, जो प्लेटफॉर्म है उस पर अगर एंटर नहीं किया गया या एंटर करने में अगर देर हो गई, और उस दौरान मान लीजिए उस दवाई का कोई काउंटरफीट आ जाता है, ठीक है, उसी पत्ते में या उसी वायल में दोबारा रिफिल करके अगर कोई काउंटरफीट ड्रग बेची जाती है, और उस अगर काउंटरफीट ड्रग को जो है वो सिस्टम में एंटर कर लिया गया, ठीक है, तो उसके बाद जब आप उसमें जेन्युइन प्रोडक्ट एंटर करेंगे तो वो बताएगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो मतलब ये फिर सिस्टम ऐसा ट्रीट करेगा कि जो जेन्युइन प्रोडक्ट है या जो जेन्युइन ड्रग है वो काउंटरफीट है। तो ये एक चैलेंज है। ठीक है, दूसरा चैलेंज बताया गया है कॉस्ट का, कि कंपनीज को अब ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा कि वो इस तरीके के यूनिक कोड जनरेट करें। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, तो इन सब चीज़ों में जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, है ना, तो ये भी एक इशू बताया गया है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि वाइल इट में बी फीजिबल फॉर कंपनीज सेलिंग एक्सपेंसिव कैंसर ड्रग्स। ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एक्सपेंसिव कैंसर ड्रग्स बेचती हैं उनके लिए हो सकता है कि ये सिस्टम फीजिबल हो, है ना, क्योंकि वो महंगी दवाइयाँ बेचती है तो उनके लिए तो वो कॉस्ट मतलब अपना कर लेंगे। जो स्मॉलर कंपनीज हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो शेड्यूल्ड H2 कैटेगरीज में होती हैं। H2 का मतलब होता है असेंशियल, है ना, और असेंशियल दवाइयाँ जो है वो प्राइस कंट्रोल होता है उनका, उनको आप बहुत एक मतलब कंपनीज जो है वो एक मनमाने दाम पर नहीं बेच सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया, मतलब इनका ये कहना है कि या तो सरकार जो है वो कुछ मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करें, या कंपनीज को ये अलाउ करें कि वो उनके प्राइजेस थोड़ा सा बढ़ा सकें, तब जाके वो इस सिस्टम को अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। अब हाउ डज इट चेंज द रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है, जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं वो इसमें कैसे बदलेगा। अनदर रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज टू इम्प्रूव द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द इंडियन ड्रग रेगुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि एक और कारण कि हम ये जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ये है कि हमारे जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैं उनके मैच्योरिटी लेवल को इम्प्रूव करना। ठीक है, देखो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बेंचमार्क टूल है फॉर रेटिंग रेगुलेटर्स। ठीक है, वो रेगुलेटर्स को भी रेट करता है डिपेंडिंग ऑन द वे द ड्रग्स आर अप्रूव्ड, कि किस तरीके से जो ड्रग्स जो है वो अप्रूव की जाती हैं, सर्विलांस के क्या मैकेनिज्म्स यूज़ किए जाते हैं, टेस्टिंग
एंड वेज ऑफ रिकॉलिंग प्रोडक्ट। तो इन सब के आधार पर जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनको भी रेट किया जाता है WHO के द्वारा। अब जब वैक्सीन्स की अगर बात जहाँ तक आती है, तो इंडियन रेगुलेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी मेच्योरिटी लेवल 3 पर है। मेच्योरिटी लेवल 3 मतलब होता है सेकंड बेस्ट, ठीक है। अगर हम हर यूनिट ऑफ वैक्सीन को जो है वो ट्रेसेबल बना देते हैं, तो ये एक स्टेप है कि हम हाईएस्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी यानी कि मेच्योरिटी लेवल 4 जो है वो अचीव कर लेंगे। और मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा होने का फ़ायदा ये है किसी भी ड्रग रेगुलेटर का, कि अगर उसका मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा होगा तो उस देश की जो मेडिसिन हैं, यानी कि इंडिया के अगर जो ये है ड्रग रेगुलेटर्स हैं, अगर वो मेच्योरिटी लेवल 4 में आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिया से जो मेडिसिन हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि अगर इनके ड्रग रेगुलेटर मेच्योरिटी लेवल 4 में है, तो इसका मतलब ये जो दवाई है इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन वगैरह हुआ होगा, सर्विलांस हुई होगी, टेस्टिंग हुआ होगा, है ना। तो फिर ये माना जाता है कि वो जो दवाई है उसकी क्वालिटी काफ़ी ट्रस्टवर्दी है या अच्छी है, तो इसलिए उसको इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो ये फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी ये चीज़ की जा रही है। तो क्या पूरा का पूरा इशू है ना, कैसे इसको किया जाएगा, क्या चैलेंजेस हैं, वो मैंने आपको सब यहाँ पर बता दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और आर्टिकल है कि ईरान टू चार्ज फ़ी फॉर यूजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ईरान का ये कहना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए फीस लेगा। अब इसको लेकर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, ये देखिए। देखिए यहाँ पर ईरान और US के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है इस महीने, ठीक है। तो उसके तहत ये जो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये जो है वो दोबारा खुल गया है, और US ने जो अपना ईरानियन शिप के ऊपर जो ब्लॉकेड लगाया हुआ था वो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ और फंडामेंटल लीगल कंसर्न्स हैं जिनके आंसर की ज़रूरत है, मतलब जिनका जवाब मिलना बाकी है। वो क्या है? आफ्टर द US एंड इसराइल अटैक्ड ईरान, जब इसराइल और अमेरिका ने US के ऊपर अटैक किया 28 फरवरी को, तो उसके बाद से ही ईरान जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल एक चोक पॉइंट के रूप में भी और बार्गेनिंग करने के रूप में भी, ठीक है, ताकि वो US और उसके अलाइज के ऊपर प्रेशर डाल सके सभी तरीके की हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो इसका इस्तेमाल जो है वो करता रहा है। एक समय पर ईरान जो है वो यहाँ से पास होने के लिए इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने के लिए टॉल ले रहा था, ठीक है, जो भी स्ट्रेट का यूज़ कर रहे थे। और वो इसलिए कर रहा था ताकि उसको जो भी वॉर में नुकसान हुआ है वो उसका थोड़ा बहुत वहाँ से कंपनसेट उस चीज़ को कर सके, ठीक है। हालांकि ईरान ने अब इस बात को लेकर एग्री कर लिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेगा, लेकिन फिर भी उसका ये कहना है कि वो यहाँ से गुजरने के लिए यानी कि नेविगेशन करने और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए फ़ीस चार्ज करेगा, ठीक है। अब इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वेदर ईरान एक्शन क्वालिफाइज द लिटमस टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिलेटिंग टू अ राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज, ठीक है, कि मतलब ईरान का जो ये फैसला है कि क्या वो जो इंटरनेशनल लॉ है रिलेटिंग टू द राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज, जो कि 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन द लॉ ऑफ सी, दैट इज़ UN क्लॉज में जो दिया गया है, क्या उसके अंतर्गत जो ये राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज है, क्या इस चीज़ को, ठीक है, क्या इस चीज़ को जो है वो ईरान का एक्शन, मतलब ईरान का एक्शन इस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या ठीक है या नहीं है, ठीक है, ये सवाल है। अब यहाँ पर देखो, जो UN क्लॉज है इसका जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 37 टू 44, इसमें स्ट्रेट्स की बात है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट्स को गवर्न करते हैं। यूज्ड इन द इंटरनेशनल नेविगेशन, होल्ड दैट ऑल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हैव द राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके पास ट्रांजिट पैसेज का राइट है। ट्रांजिट पैसेज का राइट का मतलब होता है कि फ्रीडम ऑफ कंटिन्यूस एंड स्विफ्ट नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट थ्रू एंड ओवर इंटरनेशनल स्ट्रेट्स, ठीक है, कि इंटरनेशनल स्ट्रेट्स के ऊपर से जो भी फ्लाइट्स वगैरह हैं वो जा सकती हैं, वहाँ से शिप्स वगैरह स्विफ्टली नेविगेशन, कंटिन्यूस नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उनको किसी भी तरीके से इम्पीड नहीं किया जा सकता, मतलब उनको उनके रास्ते में बाधा नहीं पहुँचाई जा सकती है, किसी भी तरीके के ट्रांजिट पैसेज में कोई सस्पेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। दिस इज बिकॉज व्हेन अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ ग्लोबल when a considerable portion of global trade depends on a narrow corridor, bordering states are not allowed to use it as a leverage, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा गया है कि जब मान लीजिए जैसे एक छोटा सा कॉरिडोर है, ये नैरो कॉरिडोर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसके ऊपर बहुत सारा ग्लोबल ट्रेड डिपेंडेंट है, तो जब ऐसा हो तो बॉर्डरिंग स्टेट जो है वो उसका इस्तेमाल
मतलब अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर सकती है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको इस तरीके का ही एक इंटरनेशनल स्ट्रेट माना जाता है। जब यूएन क्लॉज नहीं भी था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक केस था, दैट इज कॉर्फू चैनल यूनाइटेड किंगडम वर्सेस अल्बेनिया का केस था 1949 का। उसने कहा था कि ऐसे मामलों में शिप्स इंजॉय अनरिस्ट्रिक्टेड पैसेज ड्यूरिंग पीस टाइम, कि जब पीस टाइम है मतलब जब वॉर वगैरह नहीं चल रही है तो शिप्स जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड पैसेज जो है वो इंजॉय करते हैं, सो लॉन्ग एज द ट्रांजिट डज नॉट थ्रेटन द कोस्टल स्टेट सिक्योरिटी। और तब तक जब तक इस तरीके का ट्रांजिट जो है, ये शिप्स का जो ट्रांजिट है वो कोस्टल स्टेट की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं पहुंचाता है तब तक। ठीक है। अब ईरान जो है वो ये प्रयास कर रहा है कि उसका अटेम्प्ट है कि वो इस स्ट्रेट को यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक मैनेज्ड और रेवेन्यू जनरेटिंग एंट्री पॉइंट बना दे। ठीक है, जो कि वो ओमान के सपोर्ट और असिस्टेंस के साथ इसको एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट है ये हाई सीज में नहीं है, ये ओपन सीज में नहीं है। ठीक है ना, ये ईरान और ओमान के जो कंबाइंड टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहां पर है। और द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एज एंजॉयड ऑन द हाई सीज इज नॉट अवेलेबल इन द टेरिटोरियल सी। अब ये भी एक सवाल है कि जो हाई सीज होते हैं, मतलब ओपन सीज या हाई सीज का मतलब है कि ऐसे सी का एरिया जो किसी भी देश के सॉवरेनिटी में नहीं आता है। ठीक है, तो जिस तरीके का राइट्स या नेविगेशन का फ्रीडम हाई सीज में एंजॉय किया जाता है वो टेरिटोरियल सी में नहीं होता। ठीक है, लेकिन द शिप्स आर एंटाइटल्ड टू राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। ये यूएन क्लॉज का प्रिंसिपल है, वो कहता है कि फॉरेन वेसल्स that allows the foreign vessels to navigate through another coastal state's territorial sea, thus balancing national sovereignty over coastal waters with the global necessity of free maritime transit। ठीक है, तो मतलब उसमें राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज है। इनोसेंट पैसेज के राइट का ये मतलब है, ये यूएन क्लॉज का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये अलाउ करता है कि फॉरेन वेसल जो हैं वो किसी भी कोस्टल स्टेट के टेरिटोरियल सी से भी नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कोस्टल वाटर्स होंगे उसकी नेशनल सॉवरेनिटी भी बनी रहेगी और जो फ्री मेरीटाइम ट्रांजिट की ग्लोबल नेसेसिटी है, जो ग्लोबल ज़रूरत है वो भी पूरी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोस्टल स्टेट दैट इट इज नॉट गोइंग टू प्रिजुडिस इट्स पीस, गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी। ठीक है, यूएन क्लॉज के आर्टिकल 19 में ये भी दिया गया है कि ये जो कंडीशन है कि किसी भी कोस्टल स्टेट के टेरिटोरियल सी से आप फॉरेन वेसल्स को नेविगेट करने के लिए अलाउ करते हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर भी सब्जेक्टेड है, मतलब इस चीज़ की उसमें कंडीशन है कि जो कोस्टल स्टेट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि इस तरीके के फॉरेन वेसल्स के नेविगेशन से उसके पीस, उसके गुड ऑर्डर और उसके सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, एंड दीज ग्राउंड्स आर ब्रॉड इनफ फॉर ईरान और अ कोस्टल स्टेट टू यूज इट टू डिनाई द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज ड्यूरिंग द टेंस स्टैंड ऑफ। यानी कि जब इस तरीके का कुछ स्टैंड ऑफ चल रहा है, टेंशन चल रही हैं, तो ये आधार हो सकता है जिसके बेस पर ईरान या कोई भी और कोस्टल स्टेट ये कह दे कि वो इस तरीके का राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज डिनाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ईरान जो है वो पनामा कैनाल और सुएज कैनाल का भी के एनालॉजी को भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये दोनों भी जो है वो पास करने के लिए ट्रांजिट फीस लेती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक नेचुरल, आप कह सकते हैं कि नेचुरल पैसेज है ना। और वहीं जो सुएज कैनाल या पनामा कैनाल है वो आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड वाटरवेज है। ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, दे आर मेंटेन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड थ्रू सॉवरेन टेरिटरी, देयर फंक्शनिंग इज ऑल्सो गवर्न बाय स्पेसिफिक ट्रीटी रिजीम्स एंड नॉट बाय द यूएन क्लॉज। ठीक है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल बॉडीज़ है, उनको बनाया गया है, तो वो यूएन क्लॉज के प्रोविजन से गवर्न भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ईरान ने जो है वो यूएन क्लॉज को साइन तो किया लेकिन कभी भी रेटिफाई नहीं किया है। इवन देन इरानियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट इट डज नॉट ट्रीट कोडिफिकेशन ऑफ द रिजीम रिलेटिंग टू ट्रांजिट पैसेज एट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, वो लेकिन ये भी कहते हैं कि जो ट्रांजिट पैसेज को लेकर रिजीम है उसके कोडिफिकेशन को वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका ये कहना है कि ये क्विड प्रो को बार्गेन्स है फॉर ट्रीटी पार्टीज। क्विड प्रो को का मतलब होता है गिव एंड टेक। ठीक है, कि अगर हम आपकी कोई बात मान रहे हैं तो आप भी हमारी बात मानेंगे या हमारी कंडीशंस को मानेंगे। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ अनरिटन रूल्स बाइंडिंग ऑल नेशंस। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज का मतलब है कि वो कहीं पर लिखे हुए रूल्स नहीं है, दे आर अनरिटन रूल्स, लेकिन इससे सभी देश जो हैं वो बाउंड है उसको मानने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिया है दैट इज परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर का। ईरान जो है वो परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर का आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकता है, जो ये कहता है कि अ सॉवरेन नेशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ न्यूली इमर्जिंग नॉर्म ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इफ इट हैज़ क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली ऑब्जेक्टेड टू द रूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि अगर कोई नया इस तरीके का कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का कोई नॉर्म आता है, ठीक है, तो कोई भी देश उससे जो है वो
मतलब उसको मानने से मना कर सकता है। ठीक है, और वो क्यों मना कर सकता है या कब मना कर सकता है? जब इस तरीके के इंटरनेशनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के फॉर्मेशन के दौरान उसने कई बार जो है वो क्लियरली और कंसिस्टेंटली ऑब्जेक्ट किया हो, यानी कि उसको मना किया हो कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। ठीक है, तो दिस इज कंसिडर्ड वैलिड ओइंग टू द फैक्ट दैट ईरान पास्ड इट्स ओन लेजिस्लेशन इन 1993। ठीक है, ईरान ने 1993 में अपना खुद का एक कानून बनाया था, दैट इज लॉ ऑफ मेरीन एरियाज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन द पर्शियन गल्फ एंड ओमान सी। अब ये लॉ जो है वो ईरान को अलाउ करता है टू सस्पेंड द पैसेज ऑफ फॉरेन शिप्स, and it also requires prior authorization for warships and vessels carrying harmful substances with respect to environmental protection। तो ये जो लॉ है 1993 में ये लॉ ईरान ने पास किया, और ईरान ये लॉ जो है वो ईरान को ये अलाउ करता है कि वो पैसेज ऑफ फॉरेन शिप्स को सस्पेंड कर सकता है। और दूसरी चीज़, जो भी वॉरशिप्स या वेसल्स हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरी कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ हार्मफुल है वो उसको अगर कैरी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रायर ऑथराइजेशन की ज़रूरत लग सकती है। ठीक है, अभी जो लेटर कैटेगरी है, मतलब ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें कॉमर्शियल ऑयल टैंकर्स आ सकते हैं जो बल्क ऑफ पेट्रोलियम कैरी करते हैं। ठीक है, और एंड आर वाइडली ट्रीटेड इन मेरीटाइम लॉ, और इनको मेरीटाइम लॉ में क्या माना जाता है कि इनसे काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल और नेविगेशनल रिस्क है। ठीक है, तो इससे जो है वो ईरान के परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर का आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रेंथन होता है। ईरान वॉर जो है वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन और इकोनॉमिक वॉर इसके बीच में ऑसिलेट करती रही है। ईरान ने जो है मतलब ईरान जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच हुआ है और मिलिट्रीली भी इन कन्वेंशनल टर्म्स, लेकिन इसने दुनिया को ये रियलाइज़ ज़रूर करवा दिया है कि ये ग्लोबल कॉस्ट इम्पोज कर सकता है बाय मेकिंग ऑर्डिनरी कॉमर्स अनसर्टेन। ठीक है, कि जो ऑर्डिनरी कॉमर्स था अभी तक, तो मतलब आप ये मान के चलिए, वैसे आप तो खैर मतलब यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या कम्पिटेटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको तो ये पता होगा, आपने सुना होगा, बट जितनी चर्चाएं या जितना फोकस या जितना लाइमलाइट पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये फरवरी के महीने के बाद से रहा है, पिछले मतलब 3-4 महीनों में, इतना कभी भी नहीं रहा है ना। ज़्यादातर लोगों ने मतलब जो आज तो खैर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी लोग थोड़ा सा भी न्यूज़ सुनते हैं या थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, ये सबको पता होगी, है ना, देश और दुनिया में। बट पहले कितने लोगों को ये चीज़ पता होगी? ठीक है, तो उसने वही कहा है कि जो एक ऑर्डिनरी कॉमर्स होता था, उसने ये जरूर रियलाइज़ करा दिया है कि भले ही वो मिलिट्रली या इकोनॉमिकली इफेक्ट हुआ है इस वॉर में ईरान, लेकिन उसने दुनिया को ये बता दिया है कि वो इस तरह की ग्लोबल कॉस्ट जो है वो लगा सकता है ना। और पूरी दुनिया ही जो है वो मतलब ऑयल को लेकर, गैस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करी है इस दौरान, है ना। इंडिया में ही खुद काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैनिक हो गया था, है ना। चलिए, तो ये सारे आर्टिकल्स थे जो आज के हमें डिस्कस करने थे। अब हम लोग जो है इन आर्टिकल्स के बेस पर थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। तो देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू क्लाइमेट एट्रीब्यूशन साइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट एस्टिमेट्स द लाइक्लीहुड ऑफ एन एक्सट्रीम इवेंट वेदर इवेंट अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। यही वो करता है, ये मैंने आपको बताया, है ना। दूसरा लिखा है कि इट कैन क्वांटिफाई द एक्सटेंट टू विच क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज्ड द प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट। यस, ये भी क्वांटिफाई करता है कि किस एक्सटेंट तक क्लाइमेट चेंज जो है वो किसी भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी या इंटेंसिटी को बढ़ाता है। इट प्रेडिक्ट्स द एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन ऑफ फ्यूचर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, ये नहीं कर सकता, वो फ्यूचर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की एग्जैक्ट डेट और लोकेशन नहीं बता सकता, वो कोई फॉर्च्यून टेलर थोड़ी है ना, कोई भविष्यवक्ता थोड़ी है। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, दैट इज ए। इसके बाद नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट यूरोपियन हीट वेव्स। द हीट वेव हैज़ बीन लिंक्ड प्राइमरीली टू एनसो। नहीं, एनसो की वजह से नहीं हो रहा है, मैंने बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। राइजिंग नाइट टेम्परेचर्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यस, कि रात के समय का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एक मेजर इंडिकेटर होता है क्लाइमेट चेंज का। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन स्टडीज सच हीट वेव्स आर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टुडे देन इन द प्री इंडस्ट्रियल क्लाइमेट। यस, ये बात भी सही है, तो आंसर इज अगेन ए, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट इट सेज, with reference to the Strait of Hormuz and the United Nations Convention on the Law of Seas, that is UN clause, consider the following statements. First one says, Strait of Hormuz is classified as an international strait under UN clause. Yes, ये exactly दिया हुआ है। Ships of all states enjoy the right of transit passage through international straits. Yes, this is also correct. A coastal state can completely suspend transit passage through an international strait during peace time. ठीक है, this one is wrong. ठीक है, during the peace time वो उसको completely सस्पेंड नहीं कर सकता, तो थर्ड वन इज रॉन्ग। द आंसर विल अगेन बी ए, दैट इज ऑप्शन 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इट सेज, द डॉक्ट्रिन ऑफ परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर इन द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ implies that
A state can unilaterally withdraw from any treaty after signing it. No. Next it says a state can consistently objects to the emerging customary international rule law rule may not be bound by that rule. Yes, यही होता है कि अगर आप किसी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के दौरान, मतलब जब वो इमर्ज हो रहा है, जब वो फॉर्मेशन हो रही है उसकी, अगर आप कंसिस्टेंटली उसको ऑब्जेक्ट करते रहते हो, मतलब उसका विरोध करते रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस रूल को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं हो। अदरवाइज जो इंटरनेशनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं या रूल्स हैं, वो मैंने आपको बताया कि वो अनरिटन है ना, और हर देश जो है वो उनको मानता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या कोस्टल स्टेट हैज एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी टू डिनाई पैसेज थ्रू ऑल द इंटरनेशनल स्टेट्स? नो। नेक्स्ट, द स्टेट कैन इग्नोर जजमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? नो। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इट सेज विद रेफरेंस टू द रिसेंटली मैंडेटेड क्यूआर code based track and trace mechanism for medicines in India, consider the following statements. The mechanism enables tracking of every unit of a medicine from manufacturing to retail sale. Yes, this is absolutely correct. Second one says it has been made mandatory only for vaccine and anti cancer drugs. नहीं, कई तरीके के और ड्रग्स भी हैं, एंटी माइक्रोबियल एंड ऑल दैट, तो ये गलत है। Each medicine pack is assigned a unique identification number linked to a QR code or barcode. Yes, this is correct. The answer is 1 and 3, option B. Last question है, which of the following challenges associated with the QR code based pharmaceutical tracking system were highlighted? ठीक है, कौन कौन से challenges हैं? Delayed logging of genuine products may result in them being flagged as counterfeit. यही मैंने आपको बताया कि अगर genuine medicine या genuine product को आप सिस्टम में एंटर करने में अगर डिले करते हैं और उस दौरान अगर कहीं काउंटरफीट वाला जो है वो एंटर हो गया, तो फिर जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो काउंटरफीट मान लिया जाएगा। तो दिस इज करेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन इम्पोजेज एडिशनल कॉस्ट ऑन मैन्युफैक्चरर्स फॉर जनरेटिंग यूनिक कोड एंड मेंटेनिंग ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। येस, ऑब्वियसली बात है कि उसमें उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। द सिस्टम कंप्लीटली एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटरफीट मेडिसिन एंटरिंग द सप्लाई चेन। सिस्टम जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करता है इस पॉसिबिलिटी को, लेकिन हाँ काउंटरफीट मेडिसिन की पॉसिबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करता। तो थर्ड वन इज रॉन्ग, आंसर इज 1 and 2 ओनली, दैट इज सी। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे, यही आज के क्वेश्चंस थे। अगर आप सी सेट पढ़ना चाहते हैं हमसे 2027 के लिए, 2027 के लिए, तो आने वाली 5 जुलाई से हमारा सी सेट का नया बैच शुरू हो रहा है, ओनली एट 1799। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल को फिर से मिलेंगे। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप हमसे ज़रूर पूछें। तो कल को मिलेंगे फिर से इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।